आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पे। और आज जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है चैप्टर 6 प्रोसेस टू कंपेल अपेयरेंस। चैप्टर 6 हमें यह बताता है कि किन किन मोड या मीन्स के थ्रू व्यक्ति के उपस्थिति को सिक्योर किया जा सकता है बिफोर कोर्ट। इस बात की जानकारी आपको चैप्टर 6 से मिलती है। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने पार्ट ए को, चैप्टर 6 के पार्ट ए को कवर किया था। हम लोगों ने समन से रिलेटेड प्रोविजन को डिस्कस किया था। आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं पार्ट बी पे चैप्टर 6 का, और वो डील करता है वारंट ऑफ अरेस्ट से। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको डेली लेक्चर मिल सके। अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 70। सेक्शन 70 क्या कहता है? सेक्शन 70 कहता है फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड इट्स ड्यूरेशन। मतलब वारंट ऑफ अरेस्ट का क्या फॉर्म होगा और वो कितने टाइम पीरियड के लिए वैलिड माना जाएगा, इस बात की जानकारी आपको सेक्शन 70 से मिलेगी। तो वारंट ऑफ अरेस्ट जब भी इश्यू होगा किसी भी कोर्ट के द्वारा वो लिखित में ही होना चाहिए, पहला। दूसरा कि वो वारंट ऑफ अरेस्ट पे सिग्नेचर होना आवश्यक है उस कोर्ट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जिस कोर्ट के द्वारा वो वारंट ऑफ अरेस्ट इश्यू हुआ है। तीसरा पॉइंट है सेक्शन 70 के अनुसार कि वारंट ऑफ अरेस्ट पे उस कोर्ट का मोहर होना आवश्यक है जिस कोर्ट के द्वारा वह इश्यू हुआ है वो वारंट ऑफ अरेस्ट। ये तो हो गया वारंट ऑफ अरेस्ट के फॉर्म को लेके बात। अब आगे बढ़ते हैं वारंट ऑफ अरेस्ट के ड्यूरेशन पे बात करते हैं कि वारंट ऑफ अरेस्ट अगर मान लीजिए किसी कोर्ट ने इशू किया तो वो अरेस्ट वारंट कितने टाइम पीरियड के लिए वैलिड रहेगा या कितने टाइम पीरियड के लिए वो इन्फोर्स रहेगा। तो कहता है कि जब तक अरेस्ट वारंट कोर्ट जिसने उस वारंट ऑफ अरेस्ट को इशू किया है उसको कैंसिल नहीं कर दे तब तक वो इन्फोर्स रहेगा। दूसरा, जब तक अरेस्ट वारंट एग्जीक्यूट नहीं हो जाता है तब तक वो इन्फोर्स रहेगा। तो इतनी बात की जानकारी आपको सेक्शन 70 से मिलती है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 71 पे आते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप जब लेक्चर को देखें या सुने तो अपने पास बेयर एक्ट या टेक्स्ट बुक जरूर रखें, इससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। आते हैं पॉइंट पे। क्या कहता है सेक्शन 71? पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन। मतलब कि जिस कोर्ट ने मान लीजिए वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया, वह कोर्ट का जो पावर है वो डिस्क्रिशनरी पावर है और वह उस पावर को एक्सरसाइज करके यह इंडोर्स कर सकती है उस अरेस्ट वारंट पे कि जैसे ही व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा इस वारंट ऑफ अरेस्ट के आधार पे जिस पुलिस ऑफिसर को भी वारंट ऑफ अरेस्ट डायरेक्ट हुआ है वह पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति से सिक्योरिटी लेके उसको छोड़ सकता है। चाहे यहां पे वो व्यक्ति जिसके अगेंस्ट वारंट ऑफ अरेस्ट इश्यू हुआ था वो सिक्योरिटी दे तो विथ सिक्योरिटी भी दे सकता है या फिर विदाउट सिक्योरिटी भी दे सकता है। तो अगर जिस व्यक्ति के खिलाफ वारंट ऑफ अरेस्ट इश्यू हुआ है कोर्ट अपने डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करके वारंट ऑफ अरेस्ट पे इंडोर्स करी है कि व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया जाना है इस वारंट ऑफ अरेस्ट के आधार पे अगर वो सिक्योरिटी देता है तो उसको रिलीज कर दिया जाएगा, उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। तो पुलिस ऑफिसर जिसको वारंट डायरेक्ट हुआ है वो उस व्यक्ति से सिक्योरिटी लेके वेदर विथ सिक्योरिटी या फिर विदाउट सिक्योरिटी वो उस व्यक्ति को रिलीज कर देगी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बात जानते हैं सेक्शन 71 से। देखिए जब इंडोर्समेंट होगा कोर्ट के द्वारा, जिस कोर्ट ने वारंट ऑफ अरेस्ट को इश्यू किया है तो उसमें कोर्ट इन सभी बातों का जिक्र कर देगी बाय वे ऑफ इंडोर्समेंट कि कितना सिक्योरिटी चाहिए, पहला। दूसरा कि कितना टाइम पीरियड के लिए या किस टाइम पीरियड में व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया जाना है उसको अपेयर होना है। अगर वो सिक्योरिटी देके रिलीज होता है तो उसको कितने टाइम पीरियड के लिए किस टाइम पे उसको अपेयर होना है, इस बात की जानकारी होगी उस वारंट ऑफ अरेस्ट पे। जो सिक्योरिटी का अमाउंट होगा वो क्या होगा, इस बात की भी जानकारी होगी। अब देखिए जैसे पुलिस ऑफिसर ने उस व्यक्ति से
सिक्योरिटी ले लिया और उसको रिलीज किया, उसके बाद क्या ड्यूटी बनता है उस पुलिस ऑफिसर का, वह उस सिक्योरिटी को, बॉन्ड को क्या करेगा, फॉरवर्ड कर देगा कोर्ट को, जिस कोर्ट ने इशू किया था अरेस्ट वारंट। तो आपको इतनी बात की जानकारी सेक्शन 71 से मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 72 पे आते हैं। सेक्शन 72 बताता है कि अगर अरेस्ट वारंट इशू होगा, डायरेक्ट होगा, तो किसको होगा। ठीक है, तो कहता है सेक्शन 72 कि अरेस्ट वारंट किसी एक पुलिस ऑफिसर को या एक से अधिक पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट हो सकता है, दिया जा सकता है फॉर एग्जीक्यूशन। दूसरा, जब देखते आगे बढ़ते प्रोविजन पे आते सेक्शन 72 का, तो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को, पुलिस ऑफिसर के अलावा किसी भी व्यक्ति को, एक से अधिक व्यक्तियों को डायरेक्ट हो सकता है वारंट ऑफ अरेस्ट फॉर एग्जीक्यूशन। अब देखिए जो इसका सबसेक्शन 3 है सेक्शन 72 का, वो कहता है कि अगर वारंट ऑफ अरेस्ट और यू कैन से अरेस्ट वारंट अगर एक या एक से अधिक पुलिस ऑफिसर को इशू हुआ या एक से अधिक व्यक्ति को इशू हुआ, तो वो अरेस्ट वारंट उन सभी पुलिस ऑफिसर के द्वारा या एक पुलिस ऑफिसर के द्वारा, उन सभी व्यक्तियों के द्वारा या उनमें से किसी भी व्यक्तियों के द्वारा एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो इतनी बात की जानकारी आपको सेक्शन 72 से मिल जाती है। दोस्तों, मैं आपको संक्षिप्त में पूरा क्लियर बता रहा हूं, आप हो सके तो बातों को नोट करें ताकि आपको सहूलियत हो और आपका चैप्टर 6 कंप्लीट हो जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको समन से रिलेटेड जो प्रोविजन पे जो लेक्चर था उसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां क्लिक करके समन से रिलेटेड प्रोविजन को भी देख लीजिएगा, आपको और अच्छा से चैप्टर 6 क्लियर हो जाएगा पूरे तरीके से। अब आते हैं पॉइंट पे, सेक्शन 73। सेक्शन 73 कहता है वारंट डायरेक्टेड टू पर्सन, एनी पर्सन, मतलब कि पुलिस ऑफिसर के अलावे किसी भी व्यक्ति को, किसी प्राइवेट पर्सन को भी वारंट, अरेस्ट वारंट डायरेक्ट हो सकता है एग्जीक्यूशन के लिए, लेकिन सब्जेक्ट टू द कंडीशन जो दिया गया है सेक्शन 73 में। सेक्शन 73 कहता है कि अगर वारंट ऑफ अरेस्ट किसी कोर्ट ने डायरेक्ट किया किसी व्यक्ति को, तो वो कोर्ट कौन होगा, तो वो कोर्ट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का होना चाहिए या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का। पहला पॉइंट, पहला कंडीशन 73 के अकॉर्डिंग। दूसरा, जिस पर्सन को अरेस्ट वारंट डायरेक्ट हुआ है फॉर एग्जीक्यूशन, वह व्यक्ति सीजीएम या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत रिसाइड होना आवश्यक है, मतलब वह उनके जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत रहता है वो प्राइवेट पर्सन, तो उसी व्यक्ति को वारंट डायरेक्ट होगा। तीसरा, कि जब वारंट ऑफ अरेस्ट डायरेक्ट होता है किसी भी प्राइवेट पर्सन को फॉर एग्जीक्यूशन, तो वह होता है फॉर मेकिंग अरेस्ट ऑफ, पहला एस्केप्ड कन्विक्ट, दूसरा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। अब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर से जो रिलेटेड प्रोविजन है इसके लिए आपको 82 सेक्शन सबसेक्शन 4 देखना होता है, और तीसरा जिसके अरेस्ट के लिए वारंट इशू होगा, डायरेक्ट होगा प्राइवेट पर्सन को, वो है पर्सन हु इज एक्यूज्ड ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड हु इज एवेडिंग अरेस्ट। जो व्यक्ति आरोपी है नॉन बेलेबल ऑफेंस का, वो इवेट कर रहा है अरेस्ट को। तो इन तीनों व्यक्ति के अरेस्ट के संबंध में ही प्राइवेट पर्सन को वारंट ऑफ अरेस्ट डायरेक्ट होगा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा। अब डायरेक्ट हुआ और उस प्राइवेट पर्सन ने अरेस्ट भी किया, जिसको अरेस्ट करने के लिए वारंट इशू हो सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 73। अब अरेस्ट करने के बाद उन व्यक्ति को, दैट मीन्स प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को, एस्केप्ड कन्विक्ट को, क्या करेगा प्राइवेट पर्सन, उसको मेड ओवर कर देगा। किसको मेड ओवर करेगा, अरेस्ट करने के बाद मेड ओवर कर देगा पुलिस ऑफिसर को, ठीक है, या फिर उस पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज को मेड ओवर कर देगा जिसके जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत अरेस्ट हुआ है। अब इतनी बात की जानकारी आपको सेक्शन 73 से मिल जाती है। अब आगे बढ़ते हैं 74 सेक्शन में आते हैं। सेक्शन 74 कहता है वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर। अब इसका देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, सेक्शन 74 का कॉन्सेप्ट को समझिए। सेक्शन 74 कहता है कि अगर मान लीजिए किसी एक पुलिस ऑफिसर को वारंट डायरेक्ट हुआ फॉर एग्जीक्यूशन, अब यह पुलिस ऑफिसर जिसको वारंट डायरेक्ट हुआ है फॉर एग्जीक्यूशन, वह पुलिस ऑफिसर चाहता है कि यह वारंट ऑफ अरेस्ट किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर के द्वारा एग्जीक्यूट हो, तो फिर यह पुलिस ऑफिसर क्या करेगा जिसको वारंट डायरेक्ट हुआ है, वह
उस दूसरे पुलिस ऑफिसर का नाम इंडोर्स कर देगा उस वारंट ऑफ अरेस्ट पे, उसके बाद ही यह दूसरा पुलिस ऑफिसर उस वारंट ऑफ अरेस्ट को एग्जीक्यूट कर पाएगा। तो इतनी बात की जानकारी आपको सेक्शन 74 से मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। 75 सेक्शन में आते हैं। सेक्शन 75 क्या कहता है? नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट। मतलब कि जो व्यक्ति वारंट ऑफ अरेस्ट के आधार पे अरेस्ट कर रहा है किसी व्यक्ति को, तो जिस व्यक्ति को अरेस्ट कर रहा है उस व्यक्ति को अरेस्ट करने से पहले वारंट ऑफ अरेस्ट में बताए हुए सब्सटेंस के बारे में बताएगा। मतलब वारंट ऑफ अरेस्ट को दिखाएगा कि मेरे पास अथॉरिटी है, मेरे पास वारंट ऑफ अरेस्ट है आपको अरेस्ट करने के लिए। ये दिखाने के बाद ही जिस व्यक्ति के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू हुआ है उस व्यक्ति को अरेस्ट करेगा, है ना। इतनी बात की जानकारी आपको सेक्शन 75 से मिल जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 76 पे आते हैं। सेक्शन 76 कहता है कि देखिए, कहानी के तौर पे समझिए, आपका पूरा प्रोविजन क्लियर है। सेक्शन 76 कहता है कि वारंट ऑफ अरेस्ट के आधार पे जैसे पर्सन अरेस्ट हुआ उसको प्रोड्यूस करना है बिफोर कोर्ट विदाउट डिले। मतलब जितना जल्द हो सके अरेस्ट जैसे हुआ है वारंट ऑफ अरेस्ट के एग्जीक्यूशन के आधार पे पर्सन, उस व्यक्ति को जल्द से जल्द प्रोड्यूस करना है बिफोर कोर्ट। इस बात की जानकारी आपको सेक्शन 76 से मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 77 पे आते हैं। देखिए सेक्शन 77 क्या कहता है? सेक्शन 77 कहता है वेयर वारंट टू बी एग्जीक्यूटेड। वारंट ऑफ अरेस्ट कहां एग्जीक्यूट हो सकता है, या यूं कहें कि कहां कहां एग्जीक्यूट किया जा सकता है, इस बात की जानकारी आपको सेक्शन 77 देती है। सेक्शन 77 कहती है कि किसी भी कोर्ट के द्वारा वारंट ऑफ अरेस्ट अगर इशू हुआ है तो वो वारंट ऑफ अरेस्ट भारत के किसी भी क्षेत्र में एग्जीक्यूट किया जा सकता है। इतनी बात की जानकारी आपको सेक्शन 77 से मिल जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं नेक्स्ट प्रोविजन पे, सेक्शन 78 का। अब आपको जब सेक्शन 78 पे आएंगे तो आप एक चीज ध्यान दीजिए, सेक्शन 78 से 81 के प्रोविजन को आपको एक साथ पढ़ना है, क्योंकि ये जो है एक सीरीज में है, एक कड़ी है। अगर आप कड़ी को समझ लेते हैं तो आपका ये जो भाग है इस सेक्शन का आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सेक्शन 78 क्या कहता है कि अगर कोर्ट चाहती है कि उस कोर्ट ने जो वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया है उसका एग्जीक्यूशन उसके जुरिस्डिक्शन के बाहर हो, तो वो कोर्ट क्या करेगी? वो कोर्ट उस वारंट ऑफ अरेस्ट को फॉरवर्ड कर देगी। किसको फॉरवर्ड करेगी? तो कमिश्नर ऑफ पुलिस को, या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, या फिर डीएसपी को, जिसके भी जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत उसको एग्जीक्यूट किया जाना है उस वारंट ऑफ अरेस्ट को। उसके बाद क्या होगा? तो जिस भी कमिश्नर, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएसपी को फॉरवर्ड हुआ वारंट ऑफ अरेस्ट, अब वो फॉरवर्ड होगा तो कैसे होगा? पोस्ट के माध्यम से या फिर किसी भी अन्य तरीके से। तो अब उसके बाद वह एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएसपी क्या करेंगे? वो इंडोर्स कर देंगे उस व्यक्ति का नाम जिसके द्वारा उस वारंट ऑफ अरेस्ट को एग्जीक्यूट किया जाना है। तो इतनी बात की जानकारी आपको सेक्शन 78 से मिलती है। अब आगे बढ़ते 79 पे आते हैं। सेक्शन 79 कहता है कि यहां भी कोर्ट जो इशू कर रही है वारंट ऑफ अरेस्ट, वो यहां पे वारंट ऑफ अरेस्ट डायरेक्ट कर देती है, दे देती है पुलिस ऑफिसर को फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिस्डिक्शन, और यहां 78 के तहत डायरेक्ट फॉरवर्ड होता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएसपी को। ठीक है। तो 79 कहता है कि अगर मान लीजिए, माफ कीजिएगा थोड़ा तबियत खराब है, अगर मान लीजिए कि वारंट ऑफ अरेस्ट डायरेक्ट हुआ पुलिस ऑफिसर को फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट विच इशूड द वारंट ऑफ अरेस्ट, तो उसके बाद क्या होगा? वह पुलिस ऑफिसर क्या करेगा? वह वारंट ऑफ अरेस्ट जिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, या जिस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत एग्जीक्यूट होना है, उनका इंडोर्समेंट चाहिए होगा उस वारंट ऑफ अरेस्ट पे, तो वो इंडोर्स करेंगे। उसके बाद ही पुलिस ऑफिसर जिसको सेक्शन 79 के तहत डायरेक्ट हुआ था वारंट ऑफ अरेस्ट, वो तभी जाके एग्जीक्यूट कर सकेगा। लेकिन कुछ अर्जेंट केसेस में अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि इंडोर्समेंट के लिए अगर जाया गया तो क्या होगा? जिस व्यक्ति को अरेस्ट कर रहा है वो क्या होगा? उसको समय मिल जाएगा और वो अरेस्ट नहीं हो पाएगा। तो बिना इंडोर्समेंट के भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन जिसके जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत अरेस्ट होना है, उनका इंडोर्समेंट की आवश्यकता नहीं होगी ऐसे मामलों में।
और उसके बाद सेक्शन 79 अब देखिएगा तो उसमें कहता है कि अगर इंडोर्समेंट कर दिया गया एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या ऑफिसर इंचार्ज के द्वारा, तो उसके बाद पुलिस ऑफिसर जिसको 79 के तहत वारंट डायरेक्ट हुआ फॉर एग्जीक्यूशन, वह उनसे मदद ले सकता है वारंट के एग्जीक्यूशन के संबंध में पुलिस फोर्स का। तो इतनी बात की जानकारी आपको सेक्शन 79 से मिल जाती है। अब देखिए 78 में क्या था, 79 में क्या था, ये क्लियर हो रहा है, डायरेक्ट फॉरवर्ड हो रहा था, यहाँ पे डायरेक्ट फॉरवर्ड नहीं हो रहा है मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, यहाँ पे पुलिस ऑफिसर को दे दिया जा रहा है वारंट ऑफ अरेस्ट, है ना। अब आगे बढ़ते हैं 80 सेक्शन में आता है। सेक्शन 80 क्या कहता है कि जैसे उस वारंट ऑफ अरेस्ट के आधार पर, उस वारंट ऑफ अरेस्ट मतलब जो 78 और 79 में इसका जिक्र किया जा रहा है, जिस कोर्ट ने वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया है और इसका एग्जीक्यूशन उसके उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर होना है, ये आपको नोट करना, ध्यान में रखना। तो उसके आधार पर जैसे अरेस्ट हुआ व्यक्ति, तो वह पर्सन जो अरेस्ट हुआ है वह क्या होगा, उसको प्रोड्यूस किया जाएगा, किसके पास प्रोड्यूस किया जाएगा, तो कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास या डीएसपी के पास या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास, उस पर्सन जिसको इन दो सेक्शन के अनुसार जो वारंट ऑफ अरेस्ट इशू हुआ है उसके आधार पर अरेस्ट किया गया है, तो उस पर्सन को प्रस्तुत किया गया इन सभी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कमिश्नर या डीएसपी के पास। उसके बाद देखिए यहां पे जो इंपॉर्टेंट है ये नोट कर लेना, यहां तो प्रोडक्शन होगा, ये आपको समझ में आ गया 17, माफ कीजिए 80 से लेकिन कब उस व्यक्ति का जिसको अरेस्ट किया गया है उसको प्रोड्यूस करना आवश्यक नहीं है, तो तब आवश्यक नहीं है जब जिस कोर्ट ने वारंट इशू किया है वह कोर्ट जिस प्लेस पे सिचुएट है, उस जगह से जिस जगह अरेस्ट हुआ है उस जगह का दूरी अगर 30 किलोमीटर से कम का है, तो डायरेक्ट जो पर्सन अरेस्ट हुआ है वारंट ऑफ अरेस्ट के आधार पर जिसका जिक्र 78, 79 के तहत किया जा रहा है, उस पर्सन को डायरेक्ट उस कोर्ट के पास ही प्रोड्यूस कर दिया जाएगा जिस कोर्ट के द्वारा वारंट ऑफ अरेस्ट इशू हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट करना, ये इससे सवाल बन जाता है जुडिशरी में। तो इतनी बात की जानकारी आपको सेक्शन 80 से मिल जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 81 पे आते हैं। अब जैसा कि बताया गया सेक्शन 80 में उसको प्रोड्यूस किया जाएगा कहां पे, तो कमिश्नर, डीएसपी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास जिसको अरेस्ट किया गया जिस व्यक्ति को वारंट ऑफ अरेस्ट के आधार पे। उसके बाद जो ड्यूटी है उसके बारे में ही है सेक्शन 81, कमिश्नर, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या डीएसपी का जो ड्यूटी है इसके बारे में ही है सेक्शन 81 में। अब वो क्या करेंगे, उस पर्सन अरेस्टेड को फॉरवर्ड कर देंगे उस कोर्ट को जिस कोर्ट ने इशू किया था अरेस्ट वारंट को। पहला पॉइंट। अब देखिए कब फॉरवर्ड नहीं करेंगे ये जान लीजिए, अगर उस पर्सन से सिक्योरिटी ले लिया गया है सेक्शन 71 के अनुसार, जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, तो फॉरवर्ड करना आवश्यक नहीं, उसको रिलीज कर दिया जाएगा पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया है। अगर जिस अपराध को लेकर अरेस्ट किया गया है वो अगर बेलेबल है और वो बेल ले लेता है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 436 बेलेबल ऑफेंस के केस में, तो फिर उसको फॉरवर्ड करना आवश्यक नहीं क्योंकि वो रिलीज हो जाएगा। और तीसरा मामला है कि अगर मामला नॉन बेलेबल ऑफेंस का है और अगर वो बेल दे देता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 437, तो फिर उसको उस कोर्ट के समक्ष जिस कोर्ट के द्वारा इशू हुआ था वारंट ऑफ अरेस्ट प्रोड्यूस करने की आवश्यकता नहीं है। किसको नहीं है, तो कमिश्नर, डीएसपी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, क्योंकि वो रिलीज हो जाएगा बेल पे। तो इतनी बात की जानकारी आपको सेक्शन 81 से मिल जाती है। तो दोस्तों अब लेक्चर को हम लोग कंक्लूड करते हैं, काफी लंबा था क्योंकि चैप्टर 6 का जो पार्ट बी है वो एक ही सेगमेंट में कंप्लीट करना बहुत आवश्यक था ताकि आपको सहूलियत हो पूरे सेक्शन को समझने में और एक से दूसरा सेक्शन कैसे कनेक्टेड है इस बात को भी समझने में। तो दोस्तों लेक्चर को हम लोग कंक्लूड करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने इस लेक्चर में डिस्कस किया सेक्शन 70, 71 जो मेन सेगमेंट है जो आपको समझ में नहीं आता बहुत सारे स्टूडेंट को, वो है 78 से 81 का। इसको बेसिकली हम लोगों ने डील किया और हम लोगों ने कैसे समझा कि ये चेन के थ्रू ये पूरा सीरीज याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा पूरा प्रोविजन। तो दोस्तों आज लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।